Hello everyone, welcome back to this ICI question series. Today we're gonna start with chapter number 2. चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस. चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, रोहित सोडी रन्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री. ये बहुत सारे यूथ के लिए ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है रिगार्डिंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन एंड सो ऑन. रोहित ने ऑब्जर्व किया है कि रोहित नोटिस दैट द सक्सेस ऑफ आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टू एक्सटेंड सिमिलर फॉर्मेट इन अदर स्पोर्ट्स एज वेल. मतलब आईपीएल की तरह बहुत सारे टूर्नामेंट्स होने लगे हैं दूसरे दूसरे स्पोर्ट्स में भी, जस्ट लाइक योर प्रो कबड्डी एंड फुटबॉल लीग. चलिए, ही विशेस टू नो दैट हाउ डेवलपमेंट इज गोइंग टू हेल्प स्पोर्ट्स, टू व्हिच इंडस्ट्रीज इट विल गोइंग टू ऑफर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. मतलब किस किस इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी और किस किस इंडस्ट्री के लिए थ्रेट आएगा. चलिए देखते हैं. अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आएगी स्टेडियम, मतलब स्टेडियम्स. जैसे जैसे इन सारे गेम्स की ट्रेंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेडियम की डिमांड इंक्रीज होती जाएगी. तो स्टेडियम के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है. सेकंड, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, मतलब जैसे जैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड होता जाएगा इन ऐसे सारे इवेंट्स के लिए वैसे वैसे स्पोर्ट्स गुड्स के मैन्युफैक्चर भी बढ़ता जाएगा. मीडिया इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग के लिए सेटमैक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत बढ़ने लगेगी. उन जैसी इंडस्ट्रीज के लिए क्या है बेटा, अपॉर्चुनिटी है. फोर्थ, होटल इंडस्ट्री लिंकिंग इवेंट्स विद देयर ऑफरिंग. मतलब सर प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहां कहीं रुकेंगे मतलब होटल इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटी है. थ्रेट्स, व्हाट इज थ्रेट्स? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंगेज्ड इन टीवी सीरियल्स, सिनेमा थिएटर्स, इन लोगों के लिए क्या है, थ्रेट्स है. अगर आप लोग आईपीएल देखोगे तो आप बिग बॉस नहीं देखोगे, और अगर बिग बॉस नहीं देखोगे तो ऐसी कंपनीज जो बिग बॉस जैसे टीवी सीरियल्स या फिर सिनेमाज के अंदर है उन लोगों के लिए क्या है, थ्रेट है. बिकॉज लोग बाग आईपीएल की जैसे टूर्नामेंट की तरफ क्या कहते हैं ना, अट्रैक्टिव है, मतलब उनके लिए ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं. सेकंड, इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन नॉन स्पोर्ट्स इवेंट, मतलब ऐसी इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर है उनके लिए भी क्या है, थ्रेट है. बिकॉज किसका ट्रेंड बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स इवेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है. तो अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो नॉन स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए क्या है, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हो, तो आपके लिए क्या है बेटा, थ्रेट है. क्लियर है. जनरल नॉलेज क्वेश्चन. यू जस्ट हैव टू, आपको कांसेप्ट आना चाहिए अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का. अगर आपको वो आता है ना तो यू विल एबल टू आंसर दिस. मतलब ये ऐसा नहीं है कि यही पॉइंट्स हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट, बट द बेसिक कांसेप्ट शुड बी क्लियर. पक्का. यहाँ लिख रहा हूँ उसको, जीके जनरल नॉलेज क्वेश्चन है. डन. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन जनरल नॉलेज क्वेश्चन. चलिए देखते हैं. Rohit Patel is having a small chemist shop in central part of Ahmedabad. What kind of competencies Rohit can build to gain competitive advantage over online medical sellers? मतलब रोहित की अहमदाबाद में एक छोटी सी सेंट्रल पार्ट के अहमदाबाद में एक छोटी सी क्या है, केमिस्ट की शॉप है. उसको कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है जिससे उसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिले. किनके ऊपर, ओवर दी ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स के ऊपर. इज इट क्लियर? सो हमको रोहित के लिए कुछ कॉम्पिटेंसीज बना के देनी है. कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, something that is unique to your organization and which is not shared by others. 100% perfect clear. Developing personal and cordial relationship, मतलब रोहित को क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर्स के साथ पर्सनल रिलेशन बनाना चाहिए जो ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स नहीं बना पाएंगे. तो दिस विल क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब ये एक ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी हो जाएगी रोहित की जिसकी वजह से उसको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. सेकंड, प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी विद नो एडिशनल कॉस्ट. मतलब होम डिलीवरी करवा सकता है विद नो एडिशनल कॉस्ट. इज इट क्लियर? थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ स्पीडी डिलीवरी. मतलब अगर कभी आपको इमरजेंसी है तो रोहित अपने किसी भी क्या कहते हैं छोटू को भेज के इमीडिएट बेसिस पे डिलीवरी करवा सकता है, जो कि ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स के लिए नियर टू इम्पॉसिबल है. क्या है, नियर टू इम्पॉसिबल है. फोर्थ, हैविंग एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ बायर्स. अगर बायर ने बोल दिया कि मैं आज थोड़ा सा लेट आऊंगा तो उसको अपनी शॉप को एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स तक खोल के रखनी, मतलब वो खोल के रखेगा जिससे क्या होगा, he will get a competitive advantage over online medicine sellers. Fifth, providing easy credit और system of monthly payments. मतलब वो क्रेडिट की फैसिलिटी भी दे सकता है जो ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स वाले नहीं दे सकते. तो ये कुछ कोर ऐसी कुछ कॉम्पिटेंसीज है जिस पे रोहित वर्कआउट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, he will get a competitive advantage over online medicine sellers. Is it clear? Perfect. Easy है. जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अगेन बोल रहा हूं. इस टाइप के क्वेश्चन अपने क्लास में तो काफी सारे डिस्कस किए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Value for Money is a leading retail chain on account of its ability to operate its business at low cost. इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, वो लो कॉस्ट पे अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं. The retail chain aims to further strengthen its position in the retail industry. Marshall, the CEO of retail chain, is a view that to achieve the goals, they should focus on lowering the cost of procurement of products. मतलब ऑलरेडी वो क्या है, लो कॉस्ट पे अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं. अगेन जो सीईओ है वो चाहता है कि ये कंपनी और ज्यादा फोकस करे किस पे, अपनी कॉस्ट को कम करने पे. किस डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब परचेज डिपार्टमेंट के अंदर. इज इट क्लियर? चलिए अब अपन को देखना है हाईलाइट एंड एक्सप्लेन दी कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द वैल्यू फॉर मनी रिटेल चेन. इसके लिए अपन को कोर कॉम्पिटेंसी ढूंढ के देनी है इस क्वेश्चन के बेसिस पे. चलिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए ना, एक क्या था सिनॉप्सिस, एक छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहिए आपको किसका, कोर कॉम्पिटेंसी का. तो कोर कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन, कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नॉट शेयर्ड बाय अदर्स. इस तरीके से आप पूरी की पूरी क्या दे सकते हो, कोर कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन दे सकते हो. इज इट क्लियर? फिर अपन आता है वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू ऑफ मनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैल्यू फॉर मनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कोर कॉम्पिटेंसी बतानी. इसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगी कि ये कम लो कॉस्ट पे अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पा रहा है. मतलब इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, लो है. ऊपर अपन क्वेश्चन में पढ़ा था ना, देखो, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप कॉस्ट लो, द cost advantage for value for money has created itself
has allowed the retailer to price goods lower than competitors मतलब वैल्यू फॉर मनी वाला अपने प्रोडक्ट की प्राइस कंपटीटर से कम रख सकता है. द कोर कॉम्पिटेंसी इन दिस केस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट लार्ज सेल्स वॉल्यूम मतलब ये कब अपनी प्रॉफिट मतलब ये इस कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करके, कौन सी कोर कॉम्पिटेंसी को, अपना प्रोडक्ट सस्ते में दे रहा है, इस कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करके वो क्या कर सकता है, दूसरों से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है. कैसे करेगा सर? अगर वो कम में दे रहा है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा. अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा बट वो प्राइस कम रखा हुआ है, कम प्राइस पे डिमांड क्या होती है, ज्यादा, सो ही विल एबल टू अचीव हायर वॉल्यूम ऑफ सेल्स. याद करो 11th इकोनॉमिक्स, अलाउइंग द कंपनी टू रिमेन प्रॉफिटेबल विद लो प्रॉफिट मार्जिन. मतलब लार्ज सेल्स वॉल्यूम अगर वो अट्रैक्ट कर पाता है तो वो इस लो कॉस्ट वाली स्ट्रेटेजी से क्या कर पाएगा, अपना बिजनेस अच्छे से सस्टेन कर पाएगा. आई होप आई एम क्लियर. पक्का. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर पूछा है. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की 5 स्टेप. आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द वीकनेस एंड पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर. क्लियर. आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द वीकनेस एंड लास्ट क्या होगा, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. मिस्टर बनर्जी इज अ हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. हिज कंपनी इज इन डायरेक्ट कंपटीशन विद 13 कंपनीज एट नेशनल लेवल. ही विशेस टू स्टडी द मार्केट पोजीशन. ध्यान से पढ़ना बेटा ये लाइन. He wishes to study the market position of rival companies by grouping them into like position. यहां से आपको समझ में आना चाहिए ये कौन से टूल की बात कर रहा है. नेम द टूल दैट मे बी यूज्ड बाय बनर्जी. स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. याद आया स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग? अभी याद आएगा. याद आया कुछ इस तरीके से अपने डायग्राम बनाना सीखा था. उसकी 5 स्टेप्स थी. आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या वेरिएबल. सेकंड, प्लॉट द फर्म्स. थर्ड, assign the firms that fall into the same strategic space, and fourth is draw circles around each strategic group, making circles proportional to the size of the respective share sales revenues. मतलब उसके revenues के हिसाब से कितनी बड़ी वो कंपनी है उसके हिसाब से क्या कर दोगे आप, सर्कल बना दोगे. इज इट क्लियर? 100%. मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या रहने वाला है. पहला स्टेप. सेकंड, प्लॉट द फर्म्स. आपको फर्म्स को ऐसे प्लॉट करना है. थर्ड, जो एक ग्रुप के अंदर है उनको एक ग्रुप में रखना है, बाकियों को हटा देना है. फोर्थ इज व्हाट, ड्रॉ द सर्कल्स. मतलब इनके आसपास सर्कल बनाना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर. इज इट क्लियर? ये हो गया आपका. यहाँ पे देखना आपको इसी वाली लाइन से पता पड़ेगा, ये जो लाइन है ना इससे पता पड़ेगा कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. आई होप आई एम क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Artex Limited is a company engaged in designing, manufacturing and marketing mechanical instruments like speed meters, oil pressure gauges and so on. Their products are fitted into 2 or 4 wheelers. During the last couple of years, the company has been observing a fall in the market share. This is on account of shift of a new range of electronic instruments. The customers are switching away mechanical instruments that have been backbone of the Artex. मतलब ये बोल रहे हैं कि अभी तक वो मैकेनिकल पे डिपेंडेंट थी, मतलब वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती थी, बट धीरे धीरे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आर्टेक्स कंपनी का, आर्टेक्स लिमिटेड के प्रोडक्ट्स को कम परचेस कर रहे हैं. तो बताओ कि आर्टेक्स लिमिटेड क्या करेगी. अगेन अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन. सबसे पहला, इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. मतलब क्या करना चाहिए आर्टेक्स को कि अपना न्यू मतलब इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक का क्रेज बढ़ रहा है तो आर्टेक्स लिमिटेड भी मैकेनिकल को छोड़ के किस पे शिफ्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक पे. पहला. सेकंड, दे कैन एक्वायर और टेक ओवर कॉम्पिटिटर प्रोवाइडेड दे हैव टू एबल टू जनरेट दे हैव और आर एबल टू जनरेट इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. मतलब किसी ऐसी कंपनी को डायरेक्टली परचेस कर लो जिसके पास कुछ नए इक्विपमेंट्स हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो, और इसके अंदर एक कंडीशन है अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनफ है तो. थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो अनरिलेटेड ग्रोथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन अनरिलेटेड ग्रोथ? या फिर आइडेंटिफाई अदर एरियाज फॉर एक्सपेंशन. फॉर एन एग्जांपल, अभी जैसे ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, अब इसको एक बिजनेस दिखा जिसके अंदर इसको लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है. वो बिजनेस का नाम क्या है? कैफे. आजकल की डेट में कैफेज वगैरह चल रहे हैं. फॉर एन एग्जांपल, तो ये क्या कर सकता है, अपना थोड़ा पैसा कैफे के अंदर डाल सकता है, मतलब एंटरिंग इनटू अ टोटली न्यू बिजनेस. और आपको पता है अगर न्यू बिजनेस में एंट्री करेंगे तो रिस्क कम होगी या ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा. और यही चीज लिख रखी है, स्प्रेड देयर रिस्क, मतलब उसकी रिस्क को और ज्यादा स्प्रेड कर देंगे. इज इट क्लियर? फोर्थ, इन लॉन्गर रन में क्या होगा, जो आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वाला प्रोडक्ट है ये धीरे धीरे डिक्लाइनिंग स्टेज से आते आते गायब हो जाएगा. सो दे शुड डाइवेस्ट द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. मतलब धीरे धीरे उनको अपना ओल्ड प्रोडक्ट को डाइवेस्ट कर देना चाहिए. इज इट क्लियर? 100%. अगेन जनरल नॉलेज क्वेश्चन था, बट ये है क्या, समझने की कोशिश करो. ये एक आपको केस स्टडी दे दी और इसके अंदर बोल दिया कि अब आर्टेक्स लिमिटेड क्या क्या कर सकती है. तो आर्टेक्स लिमिटेड ये कर सकती है. प्योर बिजनेस माइंड चाहिए अगर आपको इसको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है तो. प्योर बिजनेस माइंड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. दिनेश यादव. अगेन सेम क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय दिनेश यादव टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर. परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीड इज अ लीडिंग रिटेल चेन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इट्स बिजनेस एट लो कॉस्ट. द रिटेल चेन एम्स टू फर्दर स्ट्रेंथन. ये कुछ बड़ा लग रहा है ना क्वेश्चन. चलिए अब आपको बता के लाता हूं. क्वेश्चन नंबर 3. वैल्यू फॉर मनी इज अ लीडिंग रिटेल चेन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इट्स बिजनेस एट लो कॉस्ट. सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नाम बदल रखा है. ठीक है ना. यहाँ पे आप प्लीज यहाँ लिख लीजिए, सेम एज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 है, 2 और 3 व्हाटएवर, प्लीज है ना, चेक करके एक बार लिख लेना. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9. Telecom industry is growing at a rapid speed in India. There is a cutthroat competition allowing services
among the service providers in the industry. Identify the capabilities that will best serve as a source of competitive advantage for a firm over its rival. मतलब आपको बताना है कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है, बस इतना सा काम है. कोर कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन लिखी और काम खत्म. और शायद इसे यहाँ पे चलिए एक बार पढ़ लेते हैं. नहीं, ओनली कोर कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. Sridhar, who is running a medium-sized cloth manufacturing business in Panipat, wishes to understand the driving forces that trigger change. He has sought advice from you and wishes to know more about common driving forces. मतलब श्रीधर को क्या है, ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में बताना है, मतलब उसको एक ओवरव्यू देना है. सेकंडली उसको कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में बताना है. सो फर्स्ट अपना वही वाला जो आंसर है, ट्रिगर्स ऑफ चेंज. ट्रिगर्स ऑफ चेंज में अपन को लिखना है कि सारी इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई क्या कहते हैं ना ट्रेंड और ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ता है. और ऐसे हम चेंज को क्या बोलेंगे, ट्रिगर ऑफ चेंज. और ट्रिगर ऑफ चेंज के दो तरीके हो सकते हैं, मतलब दो ऐसे फोर्सेज है जो आपको चेंज करने पे मजबूर करेंगे. पहला क्या है मोस्ट डोमिनेंट, सेकंड क्या है मोस्ट कॉमन. चलिए ये यहां से यहां तक वही चीज लिख रखी है, आइडेंटिफाई द ड्राइविंग फोर्सेस एंड असेसिंग द इंपैक्ट दे विल हैव ऑन द इंडस्ट्री. दो स्टेप्स होती है. इज इट क्लियर? फिर आता है मेनी इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो इतने पावरफुल होते हैं कि वो एक से ज्यादा इंडस्ट्री को एक साथ इंपैक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस. क्या बोलेंगे बेटा, मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस. पहला, सॉरी इसके अब एग्जांपल्स देना है. ये जो मैंने डेफिनेशन बोली है यहाँ पे लिख रखा है, यू कैन रीड इट आउट. चलिए मैं ही पढ़वा देता हूँ. मेनी इवेंट्स कैन इफेक्ट द इंडस्ट्री पावरफुली थ्रू enough to qualify as a driving forces. Some are unique and specific to a particular industry situation. ये कौन सा हो जाएगा, dominant. But many drivers of change fall into the general category affecting different industries simultaneously. मतलब एक ही बार में एक से ज्यादा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है. This is your most common driving forces. Perfect. Examples दे रखे हैं, इंटरनेट, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ रेट बढ़ रही है. ये क्या है, एक कॉमन ऐसे कॉमन इवेंट्स है जो एक ही इस इंडस्ट्री पे नहीं बहुत सारी इंडस्ट्री पे एक साथ इंपैक्ट करेंगे. प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहा है, नए मार्केटिंग इनोवेशन हो रहा है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेजर फॉर्म्स. ये क्या हो सकता है, ये सारे क्या हो सकते हैं, योर व्हाट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस. क्या हो सकते हैं, योर कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस. चलिए अब आने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का. एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व एंड हाइलाइट इट्स रिलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. एक्सपीरियंस कर्व के बारे में बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीरियंस कर्व? एक्सपीरियंस कर्व इज सिमिलर टू द लर्निंग कर्व व्हिच एक्सप्लेन्स द फिनोमेना दैट एफिशिएंसी गेन्ड बाय वर्कर थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क. एफिशिएंसी गेन्ड बाय वर्कर थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क. एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉमनली बेस्ड फिनोमेना दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन. जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होती जाएगी. यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज द फॉर्म अक्यूमुलेट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी. कुछ आप एक्सपीरियंस कर्व आपको ये बता रखा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. स्टार्टिंग में जो आपका डिक्रीज है वो ज्यादा होता है, बहुत अच्छी स्पीड से होता है, आपको फायदा ज्यादा मिलेगा पर यूनिट कॉस्ट कम होने का. बट बाद में जाते जाते अप्रॉक्स लगभग कांस्टेंट हो जाता है. इज इट क्लियर? 100%. चलिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की चारों स्टेज के बारे में बताना है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की यूजफुलनेस के बारे में बताना है. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज. क्या होता है, जैसे ही मार्केट में प्रोडक्ट आता है दैट विल बी एन इंट्रोडक्शन स्टेज. फिर जैसे जैसे लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं उसको बोलते हैं रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस. उस टाइम पे वो ग्रोथ पे चला जाता है. ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग स्पीड. फिर आता है मैच्योरिटी. मैच्योरिटी पे क्या होता है, मैच्योरिटी पे वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट उसकी सेल्स क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है. मतलब ना ज्यादा अप ना ज्यादा डाउन, थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है बट बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं आएगा. फिर क्या होने लग जाती है, डिक्लाइन. डिक्लाइन मतलब उसकी सेल्स गिरने लगती है. ऐसा कब होता है, जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है. फॉर एन इंस्टेंस अगर मान लो 4G यहाँ पे था, मतलब 4G की सेल्स लगभग सबके पास 4G, अब उसकी सेल्स कम ज्यादा बहुत कम ज्यादा चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है, ज्यादा डेविएशन नहीं आता. जैसे ही मार्केट में 5G आया और जैसे ही 5G ग्रोथ पकड़ेगा 4G कहां चला जाएगा, डिक्लाइनिंग स्टेज पे. गेटिंग माय पॉइंट? मतलब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग पे जाता है जब कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है और डिक्लाइनिंग में धीरे धीरे उसकी सेल्स बंद होने लग जाती है, सॉरी कम होने लग जाती है और धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिस्कार्ड. लोग उसको क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं. व्हाट हैपेंड, लोग क्या कर देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. इज इट क्लियर? 100%. चलिए फिर आपको पीएलसी के बारे में कुछ उसके एडवांटेजेस बता रखे हैं कि पीएलसी क्यों काम आता है. पीएलसी एक असेसमेंट है, एक डायग्नोसिस करने में काम आता है कि कंपनी के कितने कितने प्रोडक्ट्स है, किस किस स्टेज में है, ताकि कंपनी हर एक स्टेज के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सके. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी. मतलब बीसीजी मैट्रिक्स बताना है. बीसीजी मैट्रिक्स वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है. इस तरीके से पूरा का पूरा मैट्रिक्स बना के दे रखा है. स्टार प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होता है, उनका मार्केट शेयर भी हाई होता है और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई होती है. डॉग्स का क्या होता है, मार्केट ग्रोथ रेट भी कम होती है और मार्केट शेयर भी कम होता है. कैश काउ का क्या होता है, कैश काउ ध्यान से सुनना. कैश काउ का क्या होता है, कैश काउ के अंदर मार्केट ग्रोथ कम होती है बट उनका मार्केट शेयर ज्यादा होता है. ऑलवेज रिमेंबर कैश काउ विद एन एग्जांपल ऑफ आईटीसी सिगरेट्स. आईटीसी सिगरेट्स के हिसाब से इसको हमेशा याद रखना. यू विल रिमेंबर इट. सिगरेट्स की ग्रोथ रेट क्या कम है बट उसमें आईटीसी कंपनी का मार्केट शेयर क्या ज्यादा है. तो आईटीसी कंपनी के लिए सिगरेट जो है, सिगरेट वाला जो एक एसबीयू है वो क्या है, दैट इज कैश काउ. दैट इज कैश काउ. फिर आता है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन का मार्क के दूसरे नाम भी याद रखना, प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स. बिकॉज क्या होता है, इनका ग्रोथ रेट तो ज्यादा होती है बट इनका मार्केट शेयर कम होता है. मतलब ये क्वेश्चन मार्क है. अगर आपने इस पे इन्वेस्ट कर दिया तो दे कैन बिकम योर स्टार प्रोडक्ट और अदरवाइज धीरे धीरे मार्केट ग्रोथ जैसे कम होती जाएगी यू विल बिकम डॉग फ्रॉम क्वेश्चन मार्क. इज इट क्लियर? 100%. नेक्स्ट क्या दे रखे हैं, बीसीजी मैट्रिक्स के जो है आपको स्ट्रेटेजीज दे रखी है. बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट. बिल्ड किस पे लगाओगे, बिल्ड लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क में. क्वेश्वन मार्क को हम बिल्ड करके क्या बनाना चाहते हैं, स्टार प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं. स्टार में क्या लगाओगे आप, स्टार प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, होल्ड. आप ऑलरेडी टॉप पोजीशन पे हो, यू हैव टू होल्ड योर पोजीशन. सो बिल्ड इज फॉर क्वेश्चन मार्क,
होल्ड इज फॉर स्टार, हार्वेस्ट इज फॉर कैश काउ एंड डाइवेस्ट इज फॉर डॉग्स. इज इट क्लियर? 100%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SWOT एनालिसिस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू अ SWOT एनालिसिस बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी. अपन को SWOT एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है. SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर एक्सटर्नल. स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन सबका एक कीवर्ड. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इनहेरेंट लिमिटेशन, weakness, favorable condition, opportunity, unfavorable condition, threat. Is it clear? चलिए, strength, weakness, opportunity and threat, inherent capability, inherent limitation, favorable condition and unfavorable condition. These are the keywords of SWOT analysis. Is it clear? चलिए फिर अपन को SWOT analysis का significance बताना है. अपनी short form कंपनी BSL याद आया? B से बिजनेस मॉडल, S से स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन, C से कंपैरेटिव एनालिसिस एंड L से लॉजिकल फ्रेमवर्क. लॉजिकल फ्रेमवर्क, कंपैरेटिव अकाउंट एंड स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन. और इन्होंने एक और लिखा नहीं है, बिजनेस मॉडल. इज इट क्लियर? ये चारों चीजें अपन SWOT अपन को ये चारों चीजें पता लगाने में क्या करता है? मदद करता है. फिर आता है हाउ TOS मैट्रिक्स इज इंप्रूवमेंट ओवर द SWOT एनालिसिस. TOS SWOT से अच्छा कैसे है, इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा मेरे नोट्स के अंदर. उसके अंदर बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन बता रखा है. दिस इज SWOT के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और TOS ने उसको कैसे सॉल्व किया. SWOT है नैरो स्कोप, TOS का क्या है? वाइडर स्कोप है. और SWOT इज ओनली अ प्लानिंग टूल, सिर्फ प्लान करने में मदद करता है, जबकि TOS आपको एक्शन लेने में मदद करता है. SWOT इज एन ओनली स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब वो सिर्फ स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जबकि TOS आपको स्ट्रेटेजी जनरेट करने में मदद करता है. दिस इज अ स्टैटिक मॉडल. SWOT इज अ स्टैटिक मॉडल, सिर्फ आपको चार्ट दे दिया SWOT, जबकि आपको क्या करना है? TOS क्या करता है? इट्स अ डायनामिक मॉडल, मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करके बताता है. S को O के साथ, W को O के साथ ऐसे इंटरचेंज करके बताता है, एक दूसरे के साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बताता है कि आपको करना क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी बननी चाहिए. सो इट इज अ डायनामिक मॉडल. टेल्स यू वेयर व्हाट यू आर राइट नाउ, आप क्या हो, व्हाट यू कैन बिकम. ये कौन बताता है? TOS. सिंगल डायमेंशनल मॉडल है आपका SWOT, और TOS जो क्या है? मल्टी डायमेंशनल मॉडल है. टेल्स ओनली अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, अभी क्या हो ये बताता है. SWOT आप क्या कर सकते हो ये बताता है आपका TOS. इज इट क्लियर? पक्का 100%. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपन. और इन्होंने TOS मैट्रिक्स को भी एक्सप्लेन कर रखा है, SO, WO, ST और WT. वेरी इजी, वेरी इजी. चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. इंडस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार अगर देखोगे तो पक्का डरोगे. एन इंडस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ ओनली टू फर्म, सूर्या लिमिटेड एंड चंद्रा लिमिटेड. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सूर्या लिमिटेड प्रिपेयर अ BCG मैट्रिक्स. अपन को सूर्या लिमिटेड कंसीडर करते हुए BCG मैट्रिक्स बनाना है. ये उसके कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे रखी है. वेरी इजी क्वेश्चन. प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी. रेवेन्यू 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ और 50 लाख. परसेंटेज रेवेन्यू ये. प्रॉफिट इतना, परसेंटेज प्रॉफिट इतना. ठीक है. परसेंटेज मार्केट शेयर 80%, 40%, 60% और 5%. परसेंटेज ग्रोथ 15, 10 पॉजिटिव, -20 एंड -10 नेगेटिव. इज इट क्लियर? करना क्या है सर? BCG मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ध्यान से देखना. फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए. ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है. जस्ट BCG मैट्रिक्स के अंदर क्या काम आता है आपको अच्छी तरीके से पता है. याद करके बताओ. स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग. याद आया? स्टार क्या होता है? जहां पे प्रॉफिट आपका रेवेन्यू भी हाई है, आपका मार्केट शेयर भी हाई है और आपकी ग्रोथ रेट भी हाई है. जरा देख के बताना इसके अंदर सब स्टार प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसका मार्केट शेयर हाई है. मार्केट शेयर सबसे हाई किसका है? इसका. ठीक है ना. मार्केट शेयर हाई किसका है? इसका. मार्केट ग्रोथ हाई किसकी है? इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी इसकी है. सो दिस विल बी योर स्टार प्रोडक्ट. अगला 40, 10. ध्यान से देख के बताना. 10 और -20 कौन सी में ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, कौन सी में ग्रोथ रेट पॉजिटिव है? ऑब्वियसली सर बी वाले प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट क्या है? पॉजिटिव है. फिर क्या आता है आपका यहाँ पे 60 और यहाँ पे क्या आता है 5. जरा देख के बताना. ये तो इजीली क्लियर हो जाएगा. दिस इज अ डॉग. अब सोच के बताना विच इज क्वेश्चन मार्क एंड विच इज कैश काउ. गिविंग यू 30 सेकंड्स. जल्दी कौन सा क्वेश्चन मार्क है और कौन सा कैश काउ है? सोचो. कैश काउ का मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी इसी वीडियो के अंदर, जहां पे मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज्यादा होता है बट ग्रोथ रेट क्या होती है? कम होती है. यहाँ पे देख के बताओ ग्रोथ रेट कम किसकी है? -20 नेगेटिव है ना, तो कम है. और मार्केट शेयर ज्यादा है ना, 60 है. तो दिस विल बी अ कैश काउ एंड दिस विल बी अ क्वेश्चन मार्क. क्लियर है क्या? पक्का. जरा देख लेते हैं अपने हिसाब से. दिस इज अ स्टार, प्रोडक्ट ए अपना ये आ गया. क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या है आपका? प्रोडक्ट बी, ये आ गया. सी क्या है आपका? कैश काउ, बिल्कुल आ गया. एंड लास्ट इज डी. आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से इसके ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है. सब प्रोडक्ट का नाम जरूर लिख के आना, ए, बी, सी और डी. डन. और फिर आपको BCG मैट्रिक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आना है कि भाई मतलब स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग इनमें हमने क्यों क्लासिफाई किया. बिकॉज डॉग है लो ग्रोथ रेट एंड लो मार्केट शेयर, स्टार है हाई ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर. परफेक्ट है. पक्का. चलिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17. ये क्या बोलना चाह रहा है भाई? ये बोलना चाह रहा है एनसॉफ मैट्रिक्स बना के हमको बताओ. अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है. मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. और इनके बारे में आपको बताना है कि प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट नया है, मार्केट नया है या मार्केट एग्जिस्टिंग है. सिंपल सी बात है. वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट. एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स को यूज करके आइडेंटिफाई करना है विद रीजंस. याद रखना विद रीजंस. चारों के अंदर की कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी. ऊपर इन्होंने बोल दिया है एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स आपको यूज करना है. पहला, अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टूथपेस्ट एडवाइजेस इट्स कस्टमर टू ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे टू कीप ब्रेथ फ्रेश. मतलब एक कंपनी है जिसके जो क्या बनाती है? टूथपेस्ट बनाती है. उसने अपने लोगों जो अपने कस्टमर्स को बोला है कि आप एक की जगह सुबह और शाम 2 टाइम अपने टीथ को क्या करने लग जाओ? ब्रश करने लग जाओ. व्हाट इट विल बी.
क्या ये मार्केट डेवलपमेंट है? क्या मार्केट तो वही है, मेरा कस्टमर वही था। क्या ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? टूथपेस्ट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ना ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट नया है और ना ये मार्केट डेवलपमेंट है, तो दिस विल बी योर मार्केट पेनिट्रेशन। वो मार्केट पेनिट्रेशन मतलब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाए। याद करो अच्छे से, अपने मार्केट पेनिट्रेशन में पढ़ा था कि एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एक्जिस्टिंग मार्केट विद स्मॉल मॉडिफिकेशन या स्मॉल चेंजेस। इन्होंने कुछ प्रोडक्ट में कुछ चेंज नहीं किया, इन्होंने स्ट्रेटजी में चेंज किया है, उसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की सेल्स धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी। फिर आता है बिजनेस जायंट इन होटल इंडस्ट्री डिसाइड्स टू एंटर इनटू डेयरी बिजनेस। होटल इंडस्ट्री वाला डेयरी बिजनेस में जा रहा है, कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? कोई कनेक्शन नहीं। मतलब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट नया है? ऑब्वियसली। क्या मार्केट नया है? ऑब्वियसली। दिस विल बी योर डाइवर्सिफिकेशन। वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर यूटिलिटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेंचर्स इनटू फॉरेन मार्केट्स, मतलब अभी फॉरेन मार्केट में जा रही है। बहुत इजी है, तो मार्केट डेवलपमेंट। एंड लास्ट, रिनाउंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्चेस अनगियर्ड स्कूटर। व्हाट डू मीन बाय ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? ऑटोमोबाइल्स की कोई कंपनी है जिसका ऑलरेडी मान लो गियर्ड स्कूटर आते होंगे, उन्होंने अनगियर्ड स्कूटर लॉन्च किया है। एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स के हिसाब से अपन को आंसर देना है। व्हाट इट विल बी, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली बेटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? पक्का चेक कर ले। मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड लास्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल लिंकेज इन द वैल्यू चेन कुड क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन नंबर ऑफ वेज, ब्रीफली एक्सप्लेन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपको क्या करना है, वैल्यू चेन के अंदर जो इंटरनल लिंकेजेस हम के बारे में हमने बात करी थी उनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले लिंकेजेस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज, एक प्राइमरी से दूसरी प्राइमरी एक्टिविटीज के बीच में। फिर आता है प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज के बीच में लिंकेज बिठाना। एंड लास्ट इज लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट सपोर्ट एक्टिविटीज के बीच में लिंकेजेस बिठाना। सो दिस विल बी योर फर्स्ट, दिस विल बी योर सेकंड एंड दिस विल बी योर थर्ड। तीन तरीके से आप इंटरनल लिंकेजेस बिठा सकते हो किसके? वैल्यू चेन एनालिसिस के बीच में। और वो जरूरी है, तभी आपको क्या मिलेगा, आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर कस्टमर को वैल्यू दिखेगी। इज इट क्लियर? 100%। एंड हियर वी कंप्लीट दी all ICAI questions of chapter number 2. चलिए, see you in the next video.